बना सकते, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम लोग मीथेन नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल है। कंबस्शन रिएक्शंस आर जनरली इरिवर्सिबल। कंबस्शन, अगर कोई लकड़ी आपको जल गया तो उसको दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, है ना, वो रिवर्सिबल नहीं होगा, कंबस्शन रिएक्शन इरिवर्सिबल। और यहाँ पे पूछा जा रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से CH4 में नहीं कन्वर्ट करेंगे, तो ये गलत है। अच्छा, CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको रिवर्स किया जाता है। CaCO3 ये क्या होता है, CaO बनाता है प्लस CO2, तो ये क्या होता है कि CaO और CO2 मिलेगा तो CaCO3 बनाएगा, और CaCO3 से क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। KClO3, तो ये क्या है, KClO3 ये बनाता है KCl प्लस O2, है ना, KClO3 ये इरिवर्सिबल बनाता है, ये देता है KCl प्लस O2, तो ये भी ऑक्सीजन KCl से रिएक्ट नहीं करता है तो भी इरिवर्सिबल है। Na2CO3 अगर हीट करेंगे तो ये बाइकार्बोनेट बनाएगा, ये भी आपका क्या बोलते हैं, ये भी इरिवर्सिबल है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कि अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या करेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से जुड़ करके वो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 2। अगर हम लोग क्वेश्चन 2 की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि द experimental curve obtained when the rate of reaction is plotted against the concentration of the reactant, ठीक है। आगे क्या, appeared parallel to the concentration x is sometime in the reaction, this indicate, तो क्या बोला जा रहा है कि वो जब हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को, अगर मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये आपका टाइम है, ठीक है, टाइम अगर मान लीजिए, तो अब बताइए कि जब ये कॉन्सेंट्रेशन किसका है, दोनों का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शुरू में जो होगा, है ना, जब टाइम हमारे पास 0 रहेगा, जब एकदम शुरू में होगा, एकदम इनिशियल में, तो T इज इक्वल टू 0 है, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा या प्रोडक्ट का, बोलिए। जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरी लाइन बन के आएगी, देखिएगा कि ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन की लाइन है, कॉन्सेंट्रेशन का, तो हम मान लेते हैं शुरू में रिएक्टेंट यहाँ पे रहा होगा कॉन्सेंट्रेशन, फिर अगर T इज इक्वल टू 0 है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0 होगा, समझ में आया, और ये टाइम है, तो हाँ, तो यहाँ पे P, अब जैसे जैसे ये प्रोडक्ट है, P फॉर प्रोडक्ट, जैसे जैसे रिएक्शन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा कि घटेगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, रिएक्टेंट का घटेगा, आप बोल रही है रिएक्टेंट का घटेगा, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 ये ऐसे आ जाएगा, और प्रोडक्ट का धीरे 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 बैठेगा, इस तरीके से बढ़ जाएगा। तो ये जो लाइन आएगी, ये जहां पे क्या है, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाएगा तो RF रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब प्रोडक्ट आपका, और दूसरा वाला जो लाइन है, जो प्रोडक्ट है ना, ये रिएक्टेंट का घट रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, तो जब ये लाइन अप्रोच करेगी स्ट्रेट लाइन, तो उसके केस में बोला जाता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है RF और RB क्या हो जाएगा, RF और RP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम, या दोनों लाइन पैरेलल चलेगी। ऐसे भी होता है कि रिएक्टेंट से इधर आकर के प्रोडक्ट से इधर पैरेलल जब चलेगा, तो दैट इज आल्सो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों डायग्राम आपको दिया है बुक में, एनसीईआरटी में भी और नारायणा बुक में भी, तो समझेंगे। तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे कि द एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द
concentration of reactant and appear parallel to the concentration of some time in the reaction. Okay, तो ये क्या बोला जाता है कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन एकदम पैरेलल होगा. दिस इंडिकेट, इसका मतलब क्या हुआ कि द रिएक्शन स्टॉप, कभी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा. इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड. ठीक है, ठीक है. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज निग्लेजिबल, रॉन्ग. द रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, रॉन्ग. तो इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा तो आपको पता है कि आपका कंसंट्रेशन आप क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के बराबर होगा. या लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम. बोलिए ऑप्शन नंबर, मैत्री बोलो. सर ऑप्शन नंबर सेकंड. हाँ, तो इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा तो वहां पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा. इसको मैं हटा देता हूं. समझ में आ गया खुशी? खुशी, युक्ता? यस सर. हाँ, तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि कौन सा इरिवर्सिबल रिएक्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल का मतलब एक डायरेक्शन में चलेगा. ठीक है, तो अगर हमने एक बताया था अभी कि KClO3 को मैंने बताया था. ठीक है, KClO3 मैंने बताया था कि अगर इसको हम हीट करेंगे तो ये बना देता है 2KCl. ये बनाता है आपका कि 2KCl बनाता है. इसके साथ में क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन. हेलो सर, क्लास ले रहा हूं. हाँ, तो ले लीजिए ना, ले लीजिए ना सर, किसी को भेज के ले लीजिए. अभी मैं नहीं लगाया हूँ सर, लेकिन मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आप ले लीजिए क्योंकि. हाँ 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 सर, 1 घंटे में भेजिए ना थोड़ा सा, मैं क्योंकि क्लास ले रहा हूँ. ओके सर, ओके बस. तो यहाँ पे देखिए KCl है और O2 है. ये क्या करता है, कभी भी ये रिएक्शन नहीं करता है. ये बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है KCl से रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो ये इरिवर्सिबल है. केवल आपका क्या है, एक ना इरिवर्सिबल पोटेशियम क्लोरेट डाई ऑक्सीजन और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, KCl में. ये इरिवर्सिबल का एग्जांपल है. तो आप इसको याद रखेंगे कि ए KCl ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से KClO3 नहीं बनता है, पोटेशियम क्लोरेट. तो ये हमेशा कैसा है, फॉरवर्ड. फॉरवर्ड एक ही डायरेक्शन में जाएगा प्रोडक्ट के डायरेक्ट. तो ये आपका कैसा होगा, इरिवर्सिबल. और जितने भी रिएक्शन है PCl5 ये वाला रिएक्ट करेगा, ये भी रिवर्सिबल, ये भी रिवर्स, ये सब रिवर्सिबल है. PCl5 ये रिवर्सिबली क्या करेगा, PCl3 प्लस Cl2. PCl5 Cl2 बनता है, तो ये प्रिपरेशन ऑफ PCl5 है. और जब ये डिकम्पोज होगा तो इसमें डिकम्पोज होगा और इसमें प्रिपेयर्ड होगा, ये पॉसिबल है. 2SO2 प्लस O2 है, ये क्या है, 2SO3 देगा, ये भी रिवर्सिबल है. ये कंबाइन होगा तो ये देगा और डिकम्पोज होगा तो ये देगा. अब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 प्लस 3H2 है, हैबर प्रोसेस. ये आप लोग तो सबको पता है कि 2NH3 ये रिवर्सिबल है. तो आपका बचा हुआ ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इरिवर्सिबल है. बात समझ में आ रही है? बोलिए. यस. हाँ, तो ये हो गया. अगर 44 क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन कंडक्ट इन अ क्लोज वेसल. तो जब उसको क्लोज वेसल में हम लोग कराते हैं, क्लोज वेसल में, तो क्या बोला जा रहा है कि वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, इरिवर्सिबल की तरह. ठीक है, तो ऐसा कौन सा है जो इरिवर्सिबल की तरह काम करेगा. अब जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आप थियरी पढ़िएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल. ठीक है, इरिवर्सिबल. ये सिंपल कॉन्सेप्ट ही है कि जो भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो जब कभी भी दूध प्रेसिपिटेट होकर के आपका दही बन जाएगा, कभी भी दही को दूध में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो भी होते हैं इरिवर्सिबल. तो आप पढ़िए, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, हैबर प्रोसेस अभी देखा हम लोगों ने, रिवर्सिबल है. डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 रिवर्सिबल है. फॉर्मेशन ऑफ SO2O2 ये भी हमने देखा, रिवर्सिबल है. तो कौन सा प्रेसिपिटेशन ऑफ Cl/AgNO3 ये क्या है, इरिवर्सिबल है. बात समझ में आ रही है?
ये तीन ऑप्शन तो इसी क्वेश्चन का ले लिया है ये तीनों। तो ये चौथा वाला है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल। बात समझ में आ रही है खुशी, मैत्री, युक्ता? हाँ सर। हाँ। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल, कौन सा रिवर्सिबल है? अब AgNO3 NaCl, ये AgCl बना, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन आप लोगों को पता होगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? तो ये एसिड में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट साल्ट डाल देते हैं, तो वो एसिड जो है ये प्रेसिपिटेट हो गया है, साल्ट बन गया है AgCl। आगे क्या है? NaNaH2O, ये वाटर से रिएक्ट करके ये NaOH बनाया और H2। अब जब NaOH बना तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब भी स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जब भी होगा ये हमेशा क्या हो जाएगा? 100% आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज। और 100% आयनाइज होता है तो ये क्या होता है? इरिवर्सिबल हो जाता है, ये होगा इरिवर्सिबल। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। KClO3, KCl, ये 2-3 क्वेश्चन में हम लोग देखा। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि KClO3 कई बार ये कॉम्पिटेटिव में पूछा गया कि ये इरिवर्सिबल है, यहाँ बताया मैंने, यहाँ पे बताया इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे भी ये क्या है? इरिवर्सिबल है, ये भी इरिवर्सिबल। तो 3 हमारे इरिवर्सिबल हो गए। चौथा वाला ये क्या है? अमोनिया का फॉर्मेशन किसी भी मेथड से बनेगा वो हमारा क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, NH3 प्लस H2S। तो ये आपका रिवर्सिबल होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा, रिक्वायर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज रिवर्सिबल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन नंबर 5वां का 4th सही है ना? यस सर। हाँ ना। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होता है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। आगे क्या? इट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट से तो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है इक्विलिब्रियम, है ना? इक्विलिब्रियम का कोई मतलब है। इट कैन प्रोसीड टू कंप्लीशन, ठीक है, इट कैन प्रोसीड टू कंप्लीशन, ओके। इट कैन नेवर है, नेवर है, इट कैन नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, वो क्या होता है? जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है उतना प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट में टूट जाता है, ठीक है। जितना आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट उतना ही रिएक्टेंट में टूटेगा। तो आपका जो सबसे जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या लग रहा है कि कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाए, तो क्या वो कभी भी रिएक्शन कंप्लीट हो सकता है? नहीं सर, इक्विलिब्रियम में। हाँ, तो इक्विलिब्रियम में नहीं कंप्लीट होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? इट कैन नेवर प्रोसीड टू कंप्लीट, ये कभी भी कंप्लीट होगा नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। ये नारायणा नीट बुक है, आप वहां से देख सकती हैं, नीट जेई में। क्लियर है? यस। आगे देखिए, यस सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ केमिकल रिएक्शन said to have attained equilibrium when, कब उसको बोला जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम तभी बोला जाएगा इक्विलिब्रियम कि जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए? रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो इक्विलिब्रियम होगा। अब इसको पढ़िए आप। तो क्या है? इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म, नहीं, गलत है। रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कभी भी प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता पूरी तरीके से। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और लास्ट वन है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, ये भी सही नहीं है ना? हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सेम ही होगा। चेंज इन कंसंट्रेशन अगर लिखता, चेंज यहाँ पे लिखता, वर्ड चेंज यूज करता तो वो सही हो जाता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये आप लोग को मिल जाएगा, आप बुक में अपने अपने देखेंगे तो मिल जाएगा। हम मैत्री को दिए हैं बुक, आप लोग युक्ता खुशी मांग लीजिए मैत्री से।
मैत्री दे देना इन लोगों को, लेकिन कहीं शेयर मत करना मार्केट में, है ना। ये यस सर, वो यस सर। टीचर को मिला हुआ मैनुअल है, कभी भी किसी को भी मत बताना, अपने घर में भी मत बताना। मैं एज ए स्टूडेंट आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग कुछ पढ़ सकें। अपने भी घर में किसी को मत बताओ कि सर ने बुक दिया है, बिकॉज इट इज द पर्टिकुलरली फॉर टीचर्स, है ना। तो किसी को बताओगे तो कोई भी जिराक्स करा करके पूरे मार्केट में बांट देगा, तो ऐसा मत करना आप लोग। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय, डिटेक्टेड बाय कंसिस्टेंसी ऑफ, किसके थ्रू अगर हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास गैसियस रिएक्शन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थियरी में डायरेक्ट दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी गैसियस रिएक्शन है तो वो रिवर्सिबल कैसे हम लोग करेंगे, इक्विलिब्रियम पे है, तो किसकी कंसिस्टेंसी हो, कौन सा चेंज ना हो। तो आपका मान लो आर गैस है और ये क्या है, रिवर्सिबल में पी गैस बनाया, तो हम कैसे बताएंगे कि ये जो है इक्विलिब्रियम में आया, किसकी कंसिस्टेंसी, कौन सा चेंज ना हो। तो पहला चीज, कलर तो बिल्कुल ना चेंज हो, जब कलर एकदम कांस्टेंट हो जाए तो हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया। डेंसिटी भी चेंज ना हो तो भी हम बोलेंगे कि वो डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो भी इक्विलिब्रियम है। प्रेशर जो है वो भी अगर चेंज ना हो, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो भी हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया गैसियस रिएक्शन का। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा, ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर 4। बोलिए यस या नो। यस सर। तो ये है ऑप्शन नंबर 4। नाउ देखिए एक आ गया क्वेश्चन लॉ ऑफ मास सेक्शन पे, आराम से इसको देखिए, लॉ ऑफ मास सेक्शन पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन हमने बताया था कि अगर मान लीजिए ए मोल ए है प्लस बी मोल बी है, तो ये रिवर्सिबली सी मोल ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी। तो आप लॉ ऑफ मास सेक्शन के लिए के सी जब लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ सी डी ऑफ डी अपॉन ए ऑफ क्या हो जाएगा, ए, और बी ऑफ बी होगा। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। अब इसीलिए के बोला है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू, किस ऊपर अप्लाइड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर सेम फेज है, सेम फेज है, गैसियस फेज है, एक्वस फेज है, तो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन सॉलिड सॉलिड है, सारा सॉलिड है, तो उस केस में हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो है कैन नॉट बी अप्लाइड, तो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, तो ये तो आराम से एच आई गैस है, ये कन्वर्ट होता है एच टू गैस प्लस आई टू गैस। ओके, तो प्लस आई टू गैस, तो इसको तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सही है, रिवर्सिबल है, ये इस पे अप्लाई करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये भी क्या है कि इसको भी इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिशन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर, इसके ऊपर नहीं अप्लाई कर सकते। जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है ना, और RS सल्फर है ना, आर सल्फर, सल्फर रोम्बिक सल्फर RH, और ये क्या होता है कि आपका मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर मोनोक्लिनिक, ये इरिवर्सिबल होता है। या दोनों ये क्या है, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो अगर दोनों सॉलिड है तो ये क्या है, दोनों केस में इट कैन नॉट बी अप्लाइड, इट कांट बी अप्लाइड। क्योंकि इट कांट बी अप्लाइड, क्योंकि रीजन ये है कि इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज नहीं होगा तो उस केस में हमेशा वन ही रह जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं अप्लाई किया जा सकता है, या लॉ ऑफ मास नहीं अप्लाई किया जा सकता है अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, रिक्वायर्ड है। बात समझ में आ रही है मैत्री, खुशी, युक्ता? यस सर। हाँ। अब यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जब 10 की बात करते हैं, तो फॉर अ गिवन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन विथ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर हमारे पास रेट R से प्रोडक्ट बन रहा है नो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर रिएक्टेंट का इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बताइए रिएक्शन, अगर रेट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे
तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? फॉरवर्ड। तो ये बढ़ेगा फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में वो बढ़ेगा तो आपका रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों रेट इंक्रीज होगा? रेट क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, या रेट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा कि ये अगर रिएक्ट वेट 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 सॉरी 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 गलत बता रहा हूं। रेट जो होता है वो किसके कॉन्सेंट्रेशन में होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये केमिकल काइनेटिक्स में मैं पढ़ाया हूं इसको, थोड़ा ध्यान देना केमिकल काइनेटिक्स से, कि रेट जो होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन पर यूनिट टाइम। तो अगर रेट के प्रोपोर्शनल में है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा कि नहीं? बोलो। बढ़ेगा सर। तो आपका बढ़ेगा ऑप्शन सर। नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर कौन होगा सही 10 का? सर इंक्रीज। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए। 11 क्या क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग आर द सम स्टेटमेंट अबाउट द एक्टिव मास। अब एक्टिव मास के लिए स्टेटमेंट दिया है। एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड सॉलिड इज टेकन यूनिटी। तो प्योर लिक्विड और सॉलिड, अभी लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था कि उसका सॉलिड प्योर अगर है, प्योर सॉलिड है और क्या है एंड लिक्विड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो उसका हमेशा 1 मान लेते हैं। तो पहला वाला तो सही है। ठीक। दूसरे, एक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन एज मोलालिटी। इलेक्ट्रोलाइट का मोलालिटी नहीं लेते हैं ना, मोलारिटी लेते हैं। एक्टिव मास अगर इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? मोलारिटी। ठीक है, तो ये मोलालिटी गलत है, क्योंकि अगर मोलालिटी लेते हैं तो पर केजी सॉल्वेंट होता है। पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट का मतलब, केजी का मतलब ही होता है कि वो सॉलिड के फॉर्म में है। ठीक, तो ये भी बी वाला गलत है। फॉर द डाइल्यूशन for the dilute solution of non-electrolyte, the active mass can be taken as molarity। तो मोलारिटी तो मैं बता ही रहा हूं, तो ये सही है। तो कौन सही है? ए और सी सही है। ए सी सही मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। तो 11 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। तो अब यस नेक्स्ट, सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 सेकेंड स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब जब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं तो हमारे पास ये है कि फॉर अ रिएक्शन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो हमारे पास क्या होगा? तो देखिए, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और आर से ये पी बना रहा है। ठीक, तो इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने क्या किया? 2R कर दिया, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2R किया तो ये 2P बनेगा। ठीक है, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब हम लिखेंगे, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने बताया था आप लोगों को कि वो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे, इन सब पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो कुछ समय शुरू में तो बढ़ेगा कोई शुरू में, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जब हम लोग इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे तो आपका इसका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर लिखेंगे, तो रे ना, तो उस कंडीशन में देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जो हो जाएगा वो उतना ही रहेगा। केसी जो होगा पी के पावर में 2 आएगा और आपका रिएक्टेंट के पावर में 2 आएगा। तो उस कंडीशन में आपका ये रिमेन द सेम होगा, है ना। जब वो इक्विलिब्रियम अचीव्ड रहेगा तो उस कंडीशन में रिवर्सिबल रिएक्शन इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब लिखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे तो वहां पे वो चेंज नहीं होगा। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन होगा रिमेन द सेम। इसको आप लोग थियरी पढ़ना, थियरी। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए 13 के लिए क्वेश्चन को देखिए, अगर 13 क्वेश्चन में देखते हैं तो ये बोला जा रहा है कि फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp इज रिटेन इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। Kp जब भी लिखते हैं तो किस टर्म में लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर ना। Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसियस इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ किसका? गैसियस इक्वेशन। ओके, गैसियस इक्वेशन ये है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, किस टर्म में लिखेंगे? केपी को क्या बोला? फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी रिटेन एज इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अगर हम लोग 14 क्वेश्चन को देखते हैं, बोला है कि इन द केस ऑफ गैसियस होमोजेनियस रिएक्शन, कैसा है? गैसियस होमोजेनियस रिएक्शन है, द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेशन। तो एक्टिव मास कैसे निकालते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग लिखते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इसी में हम लोग लिखें कि अगर हम लोग मोलैरिटी निकालें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन क्या होता है? लीटर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर n को उधर ही रहते, अगर हम लोग ऐसे लिखें कि nRT बाई पीवी है, नो प्रॉब्लम। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीवी बाई क्या हो जाएगा? RT। अब v को इधर ले लो तो n बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? p बाई RT। और n बाई वी क्या है? मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी है। अब मोलैरिटी का मैंने बोला था, मोलैरिटी का दूसरा नाम होता है एक्टिव मास, ठीक है, एक्टिव मास। देखो इसको समझो, समझने लायक है। देखो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो n इक्वल टू लिखोगे तो पीवी बाई आरटी, तो v इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड, तो n बाई वी इक्वल टू p बाई आरटी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव मास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा बताओ मैत्री? 14 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? Sir, option number second. हाँ, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक, नेक्स्ट है द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द 64 ग्राम ऑफ SO2 इन अ 4 लीटर फ्लास्क वुड बी। तो कैसे इसको करेंगे कि 4 लीटर फ्लास्क में मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं? तो देखो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। देखो पहले तो नंबर ऑफ मोल कर लो, निकालो नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास अपन क्या हो जाएगा? मोलर मास। गिवन मास 64 ग्राम है और आपका मोलर मास क्या है? सल्फर का 32 प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 टू जा 32, तो कितना आ जाएगा? 64 बाई 64। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल। आगे क्या होता है कि अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या बोला है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा? मोल्स अपॉन क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, तो आपका मोल्स कितना है? 1 मोल। वॉल्यूम कितना लीटर दिया है? 4 लीटर प्लस, तो 1/4। तो कितना आ जाएगा? 0.25 कैपिटल M। देखो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ खुशी? कौन सा ऑप्शन सही होगा मैत्री? The last option. ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात करें तो क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, क्या होता है? विच हैज ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एंड कैरीज नो यूनिट। गलत है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। with or without units depending upon the stoichiometric coefficient of the species involved in the chemical reaction। तो ये क्या करता है कि डिपेंड करता है किसमें? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। कैसे? जैसे हम लोग बोला है A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B रिवर्सिबल C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। तो हम लोग अगर Kc लिखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या है? कोएफिशिएंट C और D लिखते हैं
लेकिन उसके पावर में C और उसके पावर में D डिवाइडेड बाई A और B लिखते हैं। तो A की पावर में आपका A, B की पावर B। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोफिशिएंट पे। तो यही इस क्वेश्चन में भी दिया गया है कि जो ये है ना, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? विथ या विदाउट यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्विंग इन केमिकल। तो ये सबके क्या है? सबके कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, पावर के फॉर्म में। तो रिक्वायर्ड ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. चलो अब हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 17। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम आपको बता दिए थे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर, ठीक। तो टेम्परेचर का इफेक्ट दो फॉर्म में होता है। एक पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक, और दूसरा लिखते हैं एंडोथर्मिक। अब बताओ जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो किसके केस में फॉरवर्ड जाएगा और किसके केस में रिवर्स जाएगा? टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक्टोथर्मिक। एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड जाएगा। सर एंडोथर्मिक बोला मैंने, हाँ, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक फॉरवर्ड जाएगा। लेकिन इसमें क्या किया है कि इसमें कुछ भी नहीं बोला है, इंडो या एक्सो। तो क्या हो सकता है, इंडोथर्मिक में तो फॉरवर्ड जाता है ना, एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड जाता है। मतलब अगर हमने टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मे बी इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, जब तक हम लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शन नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए यस या नो। हाँ सर, यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, कि हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि इन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड यूज इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, ये है, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या है, केसी की वैल्यू क्या हो जाता है? सेम रहता है, ठीक है। अगर सेम केसी सेम एट क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज ना करो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तो केसी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा इन केस ऑफ इंडोथर्मिक। अगर टेम्परेचर क्या बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, केसी डिक्रीज करेगा किसके केस में, एक्सोथर्मिक में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा ना, तो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड ये होगा, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या बोला जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये वो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सेम रहेगा, सेम इन ऑल केस। 18 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1, कि टेम्परेचर अगर आप चेंज नहीं करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है मैत्री? यस सर। तो आप लोगों का मंडे को एग्जाम है ना? हाँ हाँ सर, मंडे को है। अच्छा, चलो ठीक है। ऐसा करो आप लोग, देखिए एक और 19 नंबर, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 ये दे रहा है 2NH3, डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर केसी डिपेंड करेगा? टेम्परेचर के ऊपर, कोलिजन के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर। तो केसी का वैल्यू जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जो आपका हम लोग कब से बता रहे हैं कि जो केसी का वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग बात कर रहे हैं 19 का, तो केसी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोस्टली जो होता है टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड कंसंट्रेशन से फॉरवर्ड रिएक्शन पता चलेगा, बैकवर्ड रिएक्शन। अब कंसंट्रेशन से तुम्हें नहीं पता है कि रिएक्टेंट का बढ़ रहा है कि प्रोडक्ट का, किसी का भी बढ़ेगा तो हम नहीं बता सकते कि केसी का वैल्यू। प्रेशर के केस में भी हम लोग नहीं बता सकते कि रिएक्टेंट का प्रेशर ज्यादा है कि प्रोडक्ट का, नहीं बोल सकते। कोलिजन नहीं बता सकते, लेकिन टेम्परेचर से बता सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो बढ़ जाएगा, बैकवर्ड होगा तो घट जाएगा। तो केसी वैल्यू फॉर द रिएक्शन क्या है, ये अमोनिया के लिए टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये है। एक लास्ट क्वेश्चन देखता हूं,
इसके बाद कल पढ़ेंगे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, देयर इज नो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम, तो टाइम के साथ साथ तो चेंज करेगा, ठीक। टाइम के अगर टाइम चेंज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, ठीक। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड बाय स्टार्टिंग विद द आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये भी सही है कि प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट जा सकते हैं, रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट जाएंगे, रिवर्सिबल है। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक होगा क्योंकि हमेशा चलता रहेगा, ये भी सही है। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नहीं, ये चौथा ऑप्शन को चेंज किया जा सकता है। अगर रिएक्टेंट आपका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होगा, अगर रिएक्टेंट का बढ़ाएंगे तो आपका इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट के साइड में शिफ्ट होगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट के साइड शिफ्ट होगा। तो आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रही है मैत्री? Yes, sir. हाँ, तो ये हुआ आपका आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बैठ करके आप लोग सॉल्व करिए इसी तरीके से, धीरे धीरे जो प्रॉब्लम फंसता है वो आप लोग पूछिए। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप अपने से प्रैक्टिस करिए तो ज्यादा बेटर है। तो हम इतना ही पढ़ाते हैं, गला बैठ गया है और रिमेनिंग हम लोग पढ़ेंगे कल।